दरमियान है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, और गैस के मोल को भी हम कांस्टेंट रखेंगे, जितने भी मोल्स रखेंगे मगर उनको हमने कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होता है। इसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन, जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा ग्राफ क्या इसका बताता है। देखो, जो डायरेक्ट, जिन क्वांटिटीज का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उनका जो ग्राफ बनता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ग्राफ v और t के दरमियान जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन v एंड t इज स्ट्रेट लाइन। बेटा v और t के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेते हैं। बेटा यहां पे हम टेम्परेचर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर हमने लिया है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ले रहे हैं। देखो टेम्परेचर हम ले रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। बेटा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर है 0, 100, 200, 300, और ये क्या है बेटा -100, माइनस का 200, और ये माइनस का 300। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इससे टेम्परेचर इधर जो है वो बढ़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, -200, और यहां पे है इस जगह पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा यहां पे -273 है। ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका तो इस तरह का ग्राफ बनता है। देखो इस तरह ग्राफ बन जाता है, एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। बेटा जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह, इस स्ट्रेट लाइन आती है। और जैसे टेम्परेचर माइनस में जाता है, और इस लाइन को जब हम एक्स्ट्रा प्लाट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लाट करने के बाद यहां पे देखो इसे डॉट्स मिलेंगे। अच्छा, अब इन डॉट्स का मतलब क्या है वो भी आपको मैं समझा देता हूं। देखो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना वॉल्यूम है, 100 पे बढ़ गया, 200 पे और बढ़ गया, 300 पे और, मतलब है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब हम टेम्परेचर को माइनस में लेकर जाते हैं बेटा, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो गैसेस हैं वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। जब टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर लो होता है, तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स क्लोज जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और गैस लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है। जैसे वाटर वेपर्स हैं, आपको पता है वाटर वेपर जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे थोड़ी टेम्परेचर कम कर देते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं वाटर वेपर्स। अब इवन ठंडे पानी का हम जग रखते हैं तो उसके बाद ड्रॉपलेट लग जाते हैं, तो वो ड्रॉपलेट कहाँ के हैं बेटा? बेटा वो ड्रॉपलेट वाटर वेपर्स हैं, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो उन्होंने जग से कोलाइड किया, ठंडे हो गए और लिक्विड में तब्दील हो गए। तो इसका मतलब है वाटर वेपर्स को तो लिक्विफाई करना बहुत आसान है, या अमोनिया को भी आसान है, या HCl भी आसान है। जो गैसेस पोलर होती हैं, जो बेटा गैसेस पोलर हैं जिनमें रोटेशन होती है, उनको लिक्विफाई करना आसान है, वो लो टेम्परेचर पे ही हो जाएंगी। और जो नॉन पोलर गैसेस हैं, ठीक है बेटा, नोबल गैसेस हैं, उनको लिक्विफाई करना मुश्किल है। मगर जितनी भी गैसेस हैं सबकी सब -273 से पहले लिक्विफाई हो जाती है। तो ये जो लाइन एक्स्ट्रा प्लॉट की गई डॉट डॉट, तो उसका मतलब है ये गैसेस लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, और -273 अचीव होने से पहले ही ये एक आइडियल टेम्परेचर है, यहां तक कोई गैस पहुंच नहीं पाएगी, इससे पहले ही गैस लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है। और -273 पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो बेटा -273 पे, ठीक है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ गैस is considered as zero। बेटा गैस का वॉल्यूम कंसीडर जीरो किया जाता है क्योंकि जितनी भी गैसेस हैं वो या तो लिक्विड में आ जाती हैं या सॉलिडिफाइड। वॉल्यूम होगा मगर लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम होगा, वो गैस का वॉल्यूम नहीं होगा। जो रियल गैसेस हैं सब के सब लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती हैं। मगर जो आइडल गैसेस हैं बेटा देखो यहां बात आ जाती है आइडल गैसेस की। और आपको पता है आइडल गैस हम आगे पढ़ेंगे भी सिर्फ, ऐसी कोई गैस वजूद ही नहीं रखती है। आइडल गैस का मतलब है जो परफेक्ट गैस हो। जाहिर परफेक्ट गैस -273 पे भी लिक्विफाइड नहीं होगी। जो गैस परफेक्ट है वो -273 पे भी लिक्विफाई बेटा नहीं होगी। उस गैस को हम कहते हैं आइडल गैस। ऐसी कोई गैस है ही नहीं, रियलिटी में कोई गैस मौजूद नहीं है, उसको हम आइडल कह सकते हैं। बेटा आइडल कह सकते हैं क्योंकि वो परफेक्ट गैस है। परफेक्ट का मतलब है उसकी स्टेट को बदल ही नहीं सकते स्टेट को, ठीक है। तो ऐसी गैस रियलिटी में तो कोई नहीं है, ना हीलियम है, ना नियोन है, ना आर्गन है, क्रिप्टन, जितनी भी गैसें हैं बेटा जो नोबल गैसेस हैं। हाँ नोबल गैसेस को हम आइडल के क्लोज कह सकते हैं कि भाई आइडल के वो क्लोज हैं, उनका बिहेवियर आइडल जैसा है, आइडल जैसा बिहेव करती हैं। मगर वो आइडल गैसेस हैं ही नहीं एक्चुअली, वो रियल गैसेस हैं। और ये सब की सब लिक्विफाई हो जाती हैं और सॉलिडिफाई भी हो जाती हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर को हम लो कर देते हैं। तो बेटा -273 पे जो जितनी भी गैसेस है वो लिक्विफाइड हो जाती थी। और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसके बराबर है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर होता है एब्सोल्यूट जीरो के। किसके बराबर है? एब्सोल्यूट जीरो के बराबर है। इसका मतलब है जीरो केल्विन पे जितने भी गैसेस हैं वो या तो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिडिफाई। और ये ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन बना है, देखो ये ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। मगर ये जो एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया है ये बेटा एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया है। जो एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया है सब पोर्शन ये बता रहा है कि टेम्परेचर जब लो होता है तो गैस से लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती है। मतलब यहां से गैस से लिक्विड में तब्दील हो जाती है। और वो हर गैस अलग अलग होती है, उसका टेम्परेचर अलग अलग होता है जिसपे वो लिक्विफाई हो जाती है या सॉलिडिफाई हो जाती है। तो आपको आपने पढ़ा भी होगा कि हर गैस का अलग अलग बेटा टेम्परेचर होता है जिसपे वो लिक्विफाई या सॉलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड में तब्दील हो जाती है वो गैसेस। मगर -273 पर कोई गैस पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि वो एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर है। इससे पहले जितनी भी गैसेस हैं या तो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिडिफाई हो जाती हैं और उनकी जो मोशन है वो सीज हो जाती है और गैस रहती नहीं, गैस का बिहेवियर आपको मिलेगा भी नहीं -273 पे। अब आते हैं दूसरा ग्राफ है जो बेटा केल्विन के लिए है, मतलब जिसमें टेम्परेचर हम लेते हैं केल्विन स्केल में, ठीक है। तो वो ओरिजिन से गुजरेगा। देखो ये टेम्परेचर हमने लिया केल्विन स्केल के अंदर, ठीक है। किसके अंदर ले रहे हैं? केल्विन के अंदर ले रहे हैं टेम्परेचर को, ठीक है। ये 0 केल्विन है और ये वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे इनका तो वो आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। बेटा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इस तरह ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर, बेटा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर स्ट्रेट लाइन आ गया क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है हमने। अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो जाए तो क्या होगा फिर? ये लाइन इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी? बेटा देखो ये तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे है, अगर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर पे आ जाए, प्रेशर को बढ़ा दें तो क्या होगा? ये जो स्ट्रेट आएगी स्ट्रेट लाइन, मगर वो स्ट्रेट लाइन इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? बेटा जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर को बढ़ाते हैं ना तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो आएगा वो लाइन इस तरह आएगी, 2 एटमॉस्फेयर पे आएगी स्ट्रेट लाइन, मगर इससे होगी 2 एटमॉस्फेयर पे। और फिर 3 एटमॉस्फेयर पे क्या होगा बेटा? 3 एटमॉस्फेयर लाइन इस तरफ आएगी, आएगी स्ट्रेट लाइन,
मगर इससे आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं बेटा, जैसे हम प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वो जो स्ट्री लाइन होगी वो बिल्कुल ही वॉल्यूम से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। देखो इससे हो जाएगी। ठीक है, अगर 5 एटमॉस्फेयर है, वो 4 एटमॉस्फेयर है, तो इससे आएगी, इस तरह आएगी लाइन। अगर 0.5 एटमॉस्फेयर है तो 0.5 एटमॉस्फेयर लाइन यहां पे आएगी, इस तरह आएगी, क्योंकि ये 1 एटमॉस्फेयर है ना, 1 एटमॉस्फेयर से इस तरफ आएगी, क्योंकि प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाता है। हालांकि वॉल्यूम प्रेशर को आपने रखना कांस्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपको कांस्टेंट प्रेशर पे करना है, मतलब वही सेम एक्सपेरिमेंट आपने 1 एटमॉस्फेयर परफॉर्म किया, वही सेम जो अपने एक्सपेरिमेंट किया 2 एटमॉस्फेयर परफॉर्म, फिर 3 एटमॉस्फेयर पे, फिर 4 एटमॉस्फेयर पे, फिर 5 पे, तो लाइनें तो स्ट्रेट लाइन आएंगी, मगर इस तरह आएंगी बेटा। तो अगर सपोज करते हैं ये ऐसा ग्राफ दे दें, ये फेडरर की बुक में मौजूद है, ये ग्राफ है। ठीक है, और लाइन यहाँ ओरिजिन से गुजरेगी, क्योंकि 0 केल्विन पे वॉल्यूम जितनी भी गैस है उनका 0 हो जाएगा, मगर ये आएगा स्ट्रेट लाइन इस तरह आएगा। ठीक है, मुख्तलिफ प्रेशर्स पे बेटा, ये डिफरेंट प्रेशर्स पे ग्राफ है ये। अब आते हैं इनके बेटा जो प्रॉब्लम्स हैं, चार्ल्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब देखो चार्ल्स लॉ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आपको पता है V1 T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल V2 अपॉन T2, 4 चीजें हैं। ठीक है, 3 की वैल्यू गिवन होगी, चौथी की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, या तो आपको वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा या टेम्परेचर मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले वही प्रॉब्लम करवा देता हूं जो बुक के अंदर प्रॉब्लम है बेटा, जो इस बुक के अंदर प्रॉब्लम है पहले वो करवा देता हूं, उसके बाद आगे। अच्छा, पेज नंबर 85 पर बेटा, 85 पेज पर है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जांपल है 4.6। बेटा एग्जांपल 4.6 पेज 85 पर कहता है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑफ ए गैस इन ए सिरिंज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वॉल्यूम जो आपको दिया गया है, जो आपको वॉल्यूम दिया गया बेटा V1, वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, और आगे जो टेम्परेचर आपको दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में T1, वो दिया गया है बेटा, ये 50 है और ये 15 था डिग्री सेंटीग्रेड, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 आप ऐड कर दो। देखो जो V1 दिया गया वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, 50 है, और जो टेम्परेचर दिया गया वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड में आप ऐड कर दें 273, 288 केल्विन, और जो T2 दिया गया है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी 273 ऐड कर दें। ठीक है, और 273 ऐड करने से जवाब होगा 323 केल्विन। अब आपको V2 मालूम करना है, आपको V2 फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो जो इसका आंसर आएगा उसका अंदाजा करें कि जो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा बेटा, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। इनिशियल वॉल्यूम 50 है, तो जो V2 आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, 15 से 50 तक इंक्रीज हुआ है, तो लाजिम बात है वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में इजाफा होगा, मतलब अब जो आंसर आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा, 50 से कम नहीं होगा। अब देखो फार्मूला ये है बेटा, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2,
V1 अपॉन T1 किसके बराबर है बेटा? V2 अपॉन T2 के। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर इनके हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। हाँ, आपको फाइंड क्या करना है? V2 फाइंड करना है बेटा। V2 तो V1 T2 ऊपर जाएंगे और T1 नीचे आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू देखो 50 है CM3। T2 की वैल्यू क्या है? 323 केल्विन है। और T1 की वैल्यू क्या है? 288 केल्विन। अच्छा, केल्विन केल्विन में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप 50 को मल्टीप्लाई कर दें 323 से और डिवाइड कर दें 288 से, जवाब आएगा 56। देखो 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो इजाफा कितना हुआ है? 6 सेंटीमीटर क्यूब का बेटा। 6 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हुआ है इसके अंदर। वॉल्यूम इसका पहले 50 था, अब 56 हो गया है CM क्यूब। और टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 15 से 50 तक, मतलब टेम्परेचर में जो इजाफा हुआ है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है और वॉल्यूम इतना बढ़ा है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम था। अब आते हैं सेकंड पे, एग्जांपल 4.7 पे। बेटा 4.7 को देख लेते हैं। अच्छा, 4.7 में है, जो टेम्परेचर दिया गया है T1 वो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर 273 ऐड करेंगे और जो वॉल्यूम दिया गया है V1 125 सेंटीमीटर को दिया गया है। और टेम्परेचर जो सेकंड दिया गया है T2 बेटा वो दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी 273 ऐड करेंगे, 373 हो जाएगा केल्विन। और इसके अंदर आप ऐड कर दो तो हो जाएगा 290 केल्विन। बेटा 290 केल्विन हो जाएगा जो T1 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम क्या करना है बेटा? V2 मालूम करना है। तो V2 यहां भी हम मालूम करके आए हैं। तो V2 मालूम करने का बेटा फार्मूला क्या है? V2 इज इक्वल टू V1 T2 अपॉन T1, क्योंकि सेम फार्मूला लगेगा बेटा। फार्मूला वही है, V1 अपॉन T1 वाला ही है, ठीक है। तो V2 किसके बराबर है? V1 T2 अपॉन T1। तो V1 कितना है? 125। T2 कितना दिया गया है? 373 केल्विन। और T1 की क्या वैल्यू है बेटा? 290। अब देखो कैंसिल हो जाएगा केल्विन केल्विन के अंदर। अब इसका आंसर निकालें। इसका आंसर है 160.78 बेटा, 160.78 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां भी देखो बेटा वॉल्यूम बढ़ा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। और यहां देखो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज, डेल्टा टी ज्यादा है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा है। देखो देखो 290 केल्विन से 373 केल्विन हुआ है। 290 केल्विन से क्या हुआ? 373 केल्विन हुआ, इसलिए वॉल्यूम में भी देखो इजाफा ज्यादा हुआ। और यहां जो टेम्परेचर था 288 से 323 हुआ है, उसमें इजाफा 35 का है। इसमें जो इजाफा है वो ज्यादा है बेटा। इसमें जो इजाफा है 17 और 100 83 डिग्री सेंटीग्रेड, 83 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा है इसके अंदर। इसलिए देखो वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो ये दो प्रॉब्लम इसके अंदर दिए गए। अब आते हैं पंजाब के सिलेबस में, देखें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी करवा देता हूं मैं। अच्छा बेटा, पंजाब की बुक में 45 पेज पर अच्छा 45 पेज पर है एक प्रॉब्लम।
ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया गया है, इनिशियल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा टी 273 इसके अंदर ऐड कर दो तो 400 केल्विन हो जाता है। 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसके अंदर 273 ऐड करेंगे, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम हुआ है बेटा, फाइनल टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। जो फाइनल टेम्परेचर है T2 वो है -27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर भी 273 ऐड करोगे। ठीक है, तो जो T2 हो जाएगा आपका वो होगा 246 केल्विन। अब आपको V2 फाइंड करना है। इसके अंदर भी देखो आपको फाइंड क्या करना है, V2 करना है कि V2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा V2 बराबर किसके होगा, V1 T2 अपॉन T1, ये फार्मूला लगेगा। V1 आपको दिया गया है 250, इसको डीएम कोड में तब्दील करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, T2 कितना दिया गया है, 246 केल्विन दिया गया है, और T1 कितना दिया गया है, 400 केल्विन। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो वॉल्यूम आएगा बेटा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हुआ है। टेम्परेचर रिड्यूस होने से वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया, और जवाब आया है 153 सीएम क्यूब। हाँ, अगर इसको डीएम क्यूब में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो उसका यही जवाब है। अब बेटा इसका एक एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम है, पंजाब की बुक में एक्सरसाइज का भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। सेवेंटी 76 पेज पर बेटा, 76 पेज पर है। ठीक है, कहता है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी ट्वाइस एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो याद कर लो बेटा, टेम्परेचर केल्विन में डबल करेंगे वॉल्यूम डबल होगा। जब टेम्परेचर केल्विन में डबल करते हैं तब वॉल्यूम डबल होता है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होगा बेटा, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होगा। अगर आपको टेम्परेचर दिया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आप कहेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम डबल होगा, नहीं होगा। टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करो, उसी केल्विन को डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल होगा। तो याद कर लो, जब भी आपको वॉल्यूम डबल का पूछा जाए तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड को डबल नहीं करना, उसी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करो। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करें, और केल्विन को डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है बेटा, केल्विन को डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं होगा, मैं बता देता हूं, अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम करना चाहते तो इसके अंदर भी यही है प्रॉब्लम कि भाई वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको तो गिवन ही नहीं है। अच्छा, ये लिखते हैं V1, इनिशियल वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, और जो टेम्परेचर दिया गया है T1 वो दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर 273 ऐड कर दो तो 273 केल्विन हो जाएगा, और V2 डबल हो जाएगा, 2V1 हो जाए, मतलब वॉल्यूम डबल हो जाए। वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा, डबल हो जाए। डबल का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम V1 और जो फाइनल वॉल्यूम है जो 2V1 हो जाए। अगर इनिशियल वॉल्यूम 10 है तो फाइनल वॉल्यूम 20 हो जाए, और T2 मालूम करना है आपको कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो इसका मतलब है इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन है, मगर ये कहा गया कि वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम V1 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम V1 है, तो कौन से टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2V1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा फार्मूला ये लगेगा, चार्ल्स लॉ का फार्मूला लगेगा कि भाई V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनकी हम, तो V1 T2 और V2 T1। अच्छा, फाइंड क्या करना है अपने, फाइंड बेटा करना है T2, T2 फाइंड करना है, तो V2 T1 अपन V1 हो जाएगा। बेटा देखो, आपको T2 फाइंड करना है, तो V2 और T1 ऊपर जाएंगे, V1 नीचे आ जाएगा। अच्छा, V2 की वैल्यू क्या रखी हमने, 2V1, T1 की वैल्यू क्या है 273 केल्विन, और V1 की वैल्यू क्या है, ओनली V1 ही है। अच्छा देखो, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये V1 इसमें कट गया, बाकी 2 बचेगा। अच्छा, 273 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब क्या आएगा, 546 केल्विन। इसका मतलब है 546 केल्विन पे वॉल्यूम डबल होगा। अगर सिर्फ 546 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहें, बेटा 546 को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना चाहें, तो क्या करेंगे हम, 546 में से बेटा कन्वर्ट टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो 546 केल्विन माइनस 273, तो आंसर हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम डबल होगा। बेटा जब गैस को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे हीट देना, गैस को स्टार्ट करेंगे जीरो से हीट देना, तो वॉल्यूम डबल किस पे होगा, 273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम डबल हो जाएगा। 273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम कुछ दे देता हूं, ठीक है, ये आपको करके आना है घर से। बेटा देखो, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वैल्यू वॉल्यूम की दे देता हूं, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जो टेम्परेचर दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो V2 है वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बताओ T2 क्या होगा। ठीक है, केल्विन के अंदर भी निकालो, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी निकालो, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम वही है कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम डबल होने के लिए टेम्परेचर को डबल करना पड़ेगा। टेम्परेचर को डबल का मतलब है 30 से 60 नहीं करना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील कर दो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करो, केल्विन को डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम देखो, इनिशियल वॉल्यूम 100 cm क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और V2 200 सेंटीमीटर क्यूब, और आपको T2 मालूम करना है कि किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो बेटा ये थे प्रॉब्लम इसके। अच्छा, अब आते हैं एवोगाड्रोस लॉ पे। ठीक है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ देखो बेटा, एवोगाड्रोस लॉ में जो रिलेशनशिप है जिसका हम स्टडी करते हैं वो है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान। बेटा एवोगाड्रोस लॉ में जिस रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं वो है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी और इन रिलेशनशिप।
बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप। तो ये लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैस का वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। बाय कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बेटा ये कहता है वॉल्यूम जो गैस का है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। वॉल्यूम ऑफ गैस is directly proportional टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। बाय कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सेकंड डेफिनेशन ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर दो गैसेस हैं उनके वॉल्यूम बराबर हैं, बेटा दो गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी। अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है एक हाइड्रोजन है, उनके वॉल्यूम इक्वल हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू अबाउट लॉ। ठीक है, तो ये सेकंड डेफिनेशन इसकी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल ऑफ ऑल आइडियल गैसेस, मतलब आइडियल कंडीशन पे हो। या देखो मतलब ये जो शायद पंजाब के बुक में है या इनके अंदर आइडियल गैस का भी जिक्र किया गया कि जितने भी आइडियल गैसेस हैं मतलब वो आइडियली बिहेव करें, गैसेस बिहेव करें आइडियली। तो आर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां पे कांस्टेंट लिख देता हूं। अच्छा मैंने सेम इसलिए लिखा था कि दो गैस का टेम्परेचर प्रेशर सेम हो। अगर एक गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेयर पे है तो दूसरी गैस का भी टेम्परेचर 25 डिग्री से 1 एटमॉस्फेयर हो, इसलिए कांस्टेंट लिख दिया, सही है। ठीक है, कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस भी लिखा हुआ है, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो भी कांस्टेंट होगी। बेटा ये कहता है अगर दो गैसेस का वॉल्यूम बराबर है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी। अगर 1 सेंटीमीटर हाइड्रोजन गैस का है 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस का लेंगे तो उन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होगी। अगर 22.4 डीएम को आप कार्बन डाइऑक्साइड के ले लें और 20.4 डीएम को आप नाइट्रोजन का ले लें, सेम कंडीशन हो तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, सेम रहेगी। अगर सपोज करते हैं, अच्छा पहले इसकी डेरिवेशन भी है, थोड़ी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। बेटा V वॉल्यूम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, बाय कीपिंग प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट।
ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को रिमूव कर दें तो के लगाना पड़ेगा। बेटा प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, या v अपन n इज इक्वल टू के। ये कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आगे इसकी कोई फर्दर डेरिवेशन वगैरह नहीं है यहां तक, नहीं तो आगे उसको ड्राइव कर सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम v1 और इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, तो v1 अपन n1 k के बराबर, v2 अपन n2 k के बराबर, इस तरह बना सकते हैं आगे, मगर आगे कहीं है ही नहीं इसकी। ठीक है, तो अब देखो बेटा 22.4 dm कुल कार्बन डाइऑक्साइड है एट एसटीपी, contains 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। देखो 22.4 डीएम को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है 6.02 into 10 power 23। अगर 22.4 डीएम को किसके हों, नाइट्रोजन गैस के हों एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है। बेटा वॉल्यूम बराबर है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है। अच्छा, यहाँ पे गैस आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस ले लो, वॉल्यूम बराबर है बेटा, इनके वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी क्या होगी, इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ। अगर 100 सेंटीमीटर आप हाइड्रोजन के लेते हो, 100 सीएम क्यूब लेते हो आप किसके, ऑक्सीजन के, तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है। और पूछा जाता है भाई कौन से लॉ के मुताबिक, तो हम कहेंगे एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक। बेटा एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक, और एवोगाड्रो लॉ कहता है कि 1 मोल के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी तादाद कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर का, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। हम लिखते नहीं कि 1 मोल of hydrogen contains 6.02 into 10 power 23 molecules। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का 1.008 ग्राम के बराबर है। इसके अंदर 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है, अगर 1 मोल आप मॉलिक्यूल का लेंगे बेटा, अगर 1 मोल आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का लेंगे तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 1 मोल आप हाइड्रोजन एटम का लेंगे तो उसके अंदर जिसका मास होगा 1.008 ग्राम, और उसके अंदर एटम्स की तादाद क्या होगी 6.02 इंटू 10 पावर 23 होगी। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, वैसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहा जाता है। और अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए मतलब ये प्रूफ हो गया है कि 1 मोल के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो कांस्टेंट होती है, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं बेटा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो है जिसको आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था कि भाई 1 मोल के अंदर एटम्स की तादाद, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद, या वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप। बेटा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिलेशनशिप, आपको वॉल्यूम दिया जाएगा, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने पड़ेंगे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा, आपको वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन
1 डीएम कोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 डीएम कोड में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के 1 डीएम कोड में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? या सपोज करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन के हैं, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? इसका मतलब वॉल्यूम आपको गिवन होगा और आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। अच्छा, वो वॉल्यूम आपको 1 डीएम क्यूब भी हो सकता है, 10 डीएम क्यूब भी हो सकता है, 100 डीएम क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब्ड भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मगर आपको कन्वेरिन बेटा आ जाए। अगर आपको कन्वेरिन आ रही है इनकी तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो किस तरह कन्वेरिन इसकी क्या है, देखो इसकी ये है कि 22.4 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद है 6.02 × 10⁻23। ये बेटा फैक्टर आपको याद करना पड़ेगा, कन्वेरेंट फैक्टर है ये कि 22.4 डीएम क्यूब, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद 6.02 × 10⁻23 है। तो बेटा 1 डीएम क्यूब के अंदर कितने होंगे? तो 1 डीएम क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाय 22.4। बस यही जवाब आ जाएगा। 1 डीएम क्यूब के अंदर निकालना है। हाँ, अगर आपको कहा जाए भाई 10 डीएम क्यूब में कितने होंगे, या 12 डीएम क्यूब में, या 15 डीएम क्यूब में कितने होंगे, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है नंबर 3 पे कि 10 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 10 डीएम, उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? तो उसके आगे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ये 1 डीएम क्यूब के अंदर 10 डीएम क्यूब के अंदर कितने होंगे? वो सेम फैक्टर 6.02 × 10⁻23 डिवाइड करेंगे 24 से, मल्टीप्लाई करना 10 से। बस बेटा देखो 22.4 डीएम क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स, 1 डीएम क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 10 डीएम क्यूब में कितने होंगे? 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो कन्वेयर फैक्टर के अंदर भी आप सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ठीक है, 22414 एक्चुअल वैल्यू है इसकी। ठीक है, 22414 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा यही है, ये सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं क्योंकि गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। बेटा यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लिया है क्योंकि गिवन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो देखो 22414 सीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स मॉलिक्यूल्स 6.02 × 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा इसके अंदर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 1 सीएम क्यूब में मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी? तो 6.02 × 10⁻23 डिवाइड करेंगे किससे? 22414 से। हाँ, अब आपको गिवन कितना है? ये 1 सेंटीमीटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल गई। बेटा ये 1 सेंटीमीटर के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद मिल गई। अगर आपको 100 सेंटीमीटर को दिए गए हैं तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 100 से क्या करेंगे आप लोग? मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 डिवाइड करेंगे 22414 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आपको आंसर मिल जाएगा। या आपको पूछा जाता है भाई 1 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? ठीक है, आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, मास ऑफ 1 डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 1 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन या 1 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन या किसी भी एक डीएम क्यूब का आपको मास पूछा जाता है। बेटा किसी भी गैस के एक डीएम क्यूब का मास पूछा जाता है तो इसका भी एक रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप से निकालते हैं। ठीक है, इसका रिलेशनशिप ये है कि हम कहेंगे 22.4 डीएम क्यूब CO2 का जो मोलर मास है वो 44 है। बेटा 22.4 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 44। तो 1 डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा? 1 डीएम क्यूब के लिए डिवाइड करेंगे हम 44 को डिवाइड किससे करेंगे? 22.4 से। तो आंसर जाएगा तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली, मैं तकरीबन की बात कर रहा हूं। हाँ,
तो हम कह सकते हैं 1.98 आएगा या 99 आएगा बस, या 1.98 हो जाएगा ग्राम। इससे बाकी के निकाल देना। 1 DM ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, 1 DM आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो। या आपको पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड या 1 ग्राम हाइड्रोजन या 1 ग्राम ऑक्सीजन। बेटा आपको पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, 1 ग्राम ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, तो भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमें पता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। बेटा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, इसका वॉल्यूम है 22.4। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 20.4, तो 1 ग्राम का क्या होगा वॉल्यूम। तो 1 के लिए हम डिवाइड करेंगे 20.4 को किसके साथ, 44 के साथ, अप्रोक्सीमेटली 0.5 DM को। क्या गया बेटा 0.5 DM अप्रोक्सीमेटली निकालें, क्योंकि 22 और 44 है, तो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है थोड़ा 0.5 तो होगा, 0.5 के बाद आगे और भी कोई डिजिट होगी, मगर यही होगा इसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको कहा जाता है भाई आप हाइड्रोजन का निकालें, तो हमें पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 होता है। तो 1 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.2 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो 1 ग्राम का वॉल्यूम होगा ना वो हाइड्रोजन का होगा। अब देखो 11.2 आ रहा है। इससे पूछा जाता है भाई 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, मतलब सबके एक एक ग्राम ले लें, सबका 1 ग्राम लें, 1 ग्राम हाइड्रोजन का ले लें, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का लें, 1 ग्राम नाइट्रोजन या 1 ग्राम और कोई गैस उसका ले लें, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होगा 1 ग्राम के हिसाब से किसका होगा, वो देखो बेटा हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम 11.2 DM की जगह गिरता है। हाइड्रोजन का 1 ग्राम कितनी जगह गिर रहा है, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम कितनी जगह गिर रहा है 0.5 DM गुड। तो इससे 1 ग्राम का आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ये भी रिलेटेड किससे है, एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन कॉम्बिनेशन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ का। ठीक है बेटा, तो जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, तो जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कॉम्बिनेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो पहले आते हैं बेटा बॉयल्स लॉ पे, कॉम्बिनेशन है इनका, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो पहले आते हैं बॉयल्स लॉ पे। अच्छा, तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बेटा ये तो पढ़ कर आए हम, इसका मतलब दोबारा रिवीजन हो रही है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन 1 है। अच्छा, नंबर 2, चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जो वॉल्यूम है वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी के है, टी एब्सोल्यूट के।
ठीक है, टी एब्सोल्यूट और बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, अभी आप लोगों ने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा है, बेटा एवोगाड्रो लॉ क्या कहते हैं, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, बाय कीपिंग ये क्वेश्चन बन गई थर्ड। तो तीन इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आ चुका है कि बॉयल्स मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन किसका कॉम्बिनेशन है, कौन से लॉ का कॉम्बिनेशन है, तो सिंपल है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, अब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं बेटा, ये जो तीन लॉज हैं इनको हम कंबाइन कर देते हैं। अच्छा, कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम एक बार आएगा, जाहिर वॉल्यूम सबके अंदर मौजूद है, एक बार लिखा जाएगा, साइन भी एक ही आएगी। अब देखो वॉल्यूम, उसका रिलेशनशिप प्रेशर के साथ इनवर्स है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, और एन के साथ भी डायरेक्ट है। बेटा देखो वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ इनवर्स है, टी के साथ डायरेक्ट और एन के साथ भी डायरेक्ट है। जो वॉल्यूम है उसका प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी टेम्परेचर और एन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन बन गई चौथी, फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, कि भाई वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ इनवर्स है, बाकी टेम्परेचर के साथ और मोल के साथ डायरेक्ट है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देंगे बेटा, प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट आर। तो बेटा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर की निशानी आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट आर इंटू 1/P इंटू टी इंटू एन, और आर क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं, मैं ये देखो तीनों मल्टीप्लाइड है, एन आर और टी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, V इज इक्वल टू एन आर टी अपन पी, बेटा देखो एन आर टी अपन पी, अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो बन जाएगा ये बेटा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो क्या बन गई क्वेश्चन, पीवी इज इक्वल टू पी और वी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बेटा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को क्या कहेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, अब इसके अंदर देखो बेटा 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल हैं, प्रेशर वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल, एन मोल्स भी वेरिएबल, और जो टेम्परेचर है वो भी वेरिएबल। आर कांस्टेंट है बेटा। अगर कोई पूछे कि आइडियल गैस इक्वेशन में वेरिएबल्स बेटा 4 हैं जिनकी वैल्यू को आप वेरी मतलब चेंज कर सकते हैं, मगर आर की वैल्यू कांस्टेंट है। आर की जो वैल्यू है वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। गैस कोई भी ले लें बेटा, गैस कोई भी हो, जो आर की वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। आर की वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स पे बेटा, आर की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, प्रेशर, टेम्परेचर
और मोल या उनके जो है प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, इनके यूनिट्स पे डिपेंड करती है। इनके यूनिट्स को चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी। बाकी आर की वैल्यू गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इनके अंदर देखो 4 बेटा वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मोल्स हैं और टेम्परेचर, ये 4 वेरिएबल्स हैं और आर की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बीत की थोड़ी कुछ है। जब हम एन की वैल्यू 1 मोल रहते हैं बेटा, एन की वैल्यू 1 मोल रहते हैं तो उसकी कुछ आगे डेरिवेशन भी है, मगर आज टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, तो कल इंशाल्लाह हम आगे भी इसको हम आगे पढ़ लेंगे कि जब हम एन की वैल्यू 1 मोल रखते हैं तो उसके बाद आगे इसका फार्मूला क्या बनेगा, PV/nRT जो है उसका फार्मूला क्या बनेगा। चलो हम कल डिस्कस करेंगे, फिर इनके आर की वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात बेटा, जो आप लोगों के प्रॉब्लम जो पेपर में आए थे, अभी पेपर हुआ था उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट के, तो उनका सेशन मैंने 12 बजे कल रखा था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम करवाए थे। आज भी वही टाइमिंग होगी। जिसको भी समझना है, जो जिसको जरूरत हो वो क्लास अटेंड कर ले, और जिसको जरूरत नहीं है, जो जिसको बात समझ में आ गई है वो बेटा भले के बेसिक क्लास ना ले। ठीक है, और आपको जो इनके 4 बजे आपकी क्लास होती है या 3-4 बजे आपका टाइमिंग जो होती है इवनिंग की क्लास का, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे। उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम रिवाइज करेंगे। आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म हो गया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का भी हमने जिक्र किया है। ठीक है, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद और आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़ लेंगे। तो वो रिवीजन की क्लास में वही ऑर्गेनिक ही है। बाकी अगर आपको जिस बच्चे को पेपर के हवाले से पढ़ना है, कोई पेपर के हवाले से बात समझनी है, तो उसकी क्लास जो है वो 12 बजे होगी। ठीक है,